हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 में, और पेपर 7 में हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की शिक्षा में और विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों शिक्षा में क्या भूमिका निभाते हैं या इन्होंने क्या किया है, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो दोस्तों इस टॉपिक में देखिए कह रहे हैं सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा, यानी कि सामान्य शिक्षा के लिए क्या क्या है और विशेष शिक्षा में इनकी क्या क्या भूमिका है। सरकार की, चाहे राज्य सरकार या कोई भी सरकार, इन्होंने सरकार बोला है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, तो क्या भूमिका है इनकी। और गैर सरकारी जो एनजीओ होते हैं, गैर सरकारी का मतलब है दोस्तों एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गैर सरकारी संगठन। ठीक, तो इनमें क्या, इनकी क्या क्या भूमिका है, या ये विशेष शिक्षा के लिए क्या करते हैं, या सामान्य शिक्षा के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए क्या है, ये विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की शिक्षा के लिए क्या क्या करते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर ये टॉपिक आता है हमारा तो क्या इसमें क्या हमने पहले तो थोड़ा सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में बता देना है, थोड़ा सा सरकार क्या कर रही है शिक्षा के लिए या क्या नहीं कर रही है। उसके बाद हमने एनजीओ में यानी कि गैर सरकारी संगठन में भी हमने थोड़ा एनजीओ के बारे में बता देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, भूमिकाएं बतानी है, इनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने भूमिकाएं कुछ पॉइंट्सों में लिख रखी है जो आपको करनी होंगी, या क्या क्या भूमिकाएं हैं वे भूमिकाएं मैं आपको बताऊंगी, बाकी का आपको अपने आप से करना होगा। देखिए दोस्तों, रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की क्या भूमिका है या क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम सरकारी देख लेते हैं, सरकारी एजेंसियां क्या क्या भूमिका निभाती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है सामान्य शिक्षा के लिए सरकारी नॉन डिटेंशन पॉलिसी। इसमें 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने की बात की गई है, यानी कि ये क्या एक भूमिका निभाई है इन्होंने शिक्षा में, नॉन डिटेंशन पॉलिसी लागू करके। इसमें क्या बात की है, इन्होंने कहा है कि 1 से लेकर या प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आप 8वीं कक्षा तक के किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे। प्रत्येक बच्चे को आप, चाहे अगर उसका क्या है कम नंबर है या कम प्रतिशत वह प्रगति नहीं कर पाए, तो उसको ग्रेड देकर आप उसको उत्तीर्ण करेंगे और अन्य कक्षा में बढ़ावा करेंगे या प्रवेश देंगे। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को अनुत्तीर्ण करने के बाद उसको उसी कक्षा में नहीं रहने देंगे। तो इस पॉलिसी में इन्होंने बात की है दोस्तों कि छात्र को 8वीं कक्षा तक के सभी छात्र को उत्तीर्ण करने की बात की गई है। किसी भी कारणवश आप उस बच्चे को उसी कक्षा में या उससे पिछली कक्षा में नहीं ले जाएंगे, आगे शिक्षा में बढ़ाने की बात की गई है। तो 8वीं कक्षा तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, यानी कि अनुत्तीर्ण नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों आरटी एक्ट के द्वारा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया इन्होंने, यानी कि सभी बच्चों के लिए 6 से और 14 वर्ष तक के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हो या सामान्य बच्चे हो या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, उनको क्या कहा है, 6 से 14 वर्ष के सभी छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया उन्होंने। ठीक, उसके बाद क्या किया है सरकार ने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसमें इन्होंने क्या कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी का प्रणाली का विस्तार किया, ताकि ओपन यूनिवर्सिटी, देखिए दोस्तों बहुत से लोग क्या है, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है कि स्टार्टिंग से ही अपनी एजुकेशन भी करते हैं और कार्य भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, रोजगार भी कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि एक ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें क्या होगा, बच्चे को प्रतिदिन या छात्र को प्रतिदिन स्कूल जाना नहीं पड़ेगा और वे अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज वो एग्जाम देंगे, ईयर वाइज एग्जाम दे करके वे पास हो सकते हैं और किसी भी डिग्री या डिप्लोमा को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करा, राष्ट्रीय शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया। उसके बाद क्या किया सरकार ने, प्राथमिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। OBBB बोलते हैं इसको, OBBB,
ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या करा इन्होंने, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया। उसके बाद देखिए दोस्तों, SC, ST, OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति प्रदान की। सरकार ने क्या किया दोस्तों, कैटेगरी जाति मतलब हमारी जो कैटेगरी के अनुसार इनको कैटेगराइज करने के बाद SC, ST, OBC और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में, यानी कि रेनफोर्समेंट हम बोल सकते हैं, प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रदान की। उसके बाद क्या है, दिव्यांग छात्रों के लिए क्रॉस दिव्यांग प्रशिक्षण संस्थान केंद्र, यानी कि इन्होंने दिव्यांग छात्रों के लिए क्या, यानी अभी यह बात हो गई दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, ठीक है, यानी कि दिव्यांग छात्रों के लिए क्रॉस दिव्यांग प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास यानी कि हॉस्टल्स हो गए, सहायक उपकरण असिस्टिव डिवाइसेस उनको दिया। प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के नियमित रूप से स्कूली शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित की, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने क्या करा, दिव्यांग क्रॉस दिव्यांग प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, क्योंकि आवास इसलिए क्योंकि कुछ जगह क्या है, सेंटर्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, वहां बच्चे नहीं पहुंच सकते, तो किसी विशेष स्थान पर जाकर हॉस्टल में रहकर वे क्या करेंगे, स्कूल में जा सकते हैं। सहायक उपकरण उनको दिए। प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, यानी कि जितना अगर दिव्यांग व्यक्ति चाहे या बच्चा चाहे वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर किसी भी उच्च शिक्षा तक का नियमित रूप से स्कूली शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित की। उसके बाद देखिए दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा और समावेशी समाज के लिए दिव्यांगजन अधिनियम लागू किया। इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा और समाज के लिए, ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम लागू किया। ठीक है, दिव्यांगजन अधिनियम यानी कि दिव्यांगों के लिए क्या क्या अधिनियम बने, वो दिव्यांगजन अधिनियम में आप देख लेना। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन लागू की गई, ताकि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग मतलब से ये नहीं समावेशी स्कूल में केवल सामान्य और दिव्यांग बच्चे, यानी कि प्रत्येक वर्ग का, यानी कि चाहे पिछड़ा जाति का हो, जनजाति का हो, या बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ हो, या दिव्यांग हो, या विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए समावेशी और एकीकृत शिक्षा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा और समावेशी समाज का मतलब है सभी लोग समान, तभी समावेशी समाज, उन्होंने समावेशी समाज के लिए क्या समावेशी समाज का प्रावधान दिया, और क्या करा उन्होंने यहाँ पर समावेशी समाज और दिव्यांगजन अधिनियम लागू किया। ठीक है, जिसमें क्या है हमारे दिव्यांगों के लिए बात की गई है दिव्यांगजन अधिनियम में। तो इस प्रकार से क्या करा सरकार ने सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के लिए कार्य या उनकी भूमिका, ये इन्होंने इतने भूमिका निभाई है, जो मैंने आपको पॉइंट्सों में समझाया है कि क्या क्या, तो ये सारी भूमिकाएं सरकार ने निभाई है। अब गैर सरकारी संगठन यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन ने क्या क्या भूमिकाएं हैं सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों, गैर सरकारी संगठन विकास, शिक्षा और व्यवसायीकरण विकास की सुविधाओं को प्रदान करते हैं। यानी कि क्या करते हैं गैर सरकारी संगठन, विकास, शिक्षा और व्यवसायिक व्यवसायीकरण, यानी कि शिक्षा विकास, विकास का मतलब यह हो गया दोस्तों, चाहे वो शैक्षिक विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, वित्तीय विकास हो गया, XYZ। ठीक है, शिक्षा कोई भी शिक्षा हो सकती है, चाहे वो सामान्य शिक्षा हो गई या विशेष शिक्षा हो गई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गैर सरकारी संगठन विकास, शिक्षा और व्यवसायीकरण, यानी कि कोई भी किसी प्रकार का व्यवसायीकरण, क्योंकि आजकल एनजीओ में हम देखते हैं कि छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है, किसी में अलग अलग प्रकार के स्किल डेवलप कराए जा रहे हैं, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई पेपर बैग बना रहा है, पेपर पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, या फिर कताई चल रही है, बुनाई चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एनजीओ से प्राप्त करते हैं, उनको खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, गैर सरकारी संगठन शिक्षा, विकास और व्यवसायीकरण के विकासों की
को सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें क्या करता है एनजीओ की बेस सभी उद्योग एनजीओ में ओपन करने के बाद क्या करते हैं कि उनमें एक तो क्या हो रहा है, कार्य सीख रहा है व्यक्ति, उसको करने से उसे पैसा भी मिल रहा है, तो आर्थिक विकास भी हो रहा है और कौशलों को सीख रहा है, ठीक है, तो व्यक्तिगत विकास भी हो रहा है और वहां क्या हो रहा है, शिक्षा भी प्रदान की जा रही है, तो शिक्षा का भी विकास हो रहा है। तो कह रहे हैं गैर सरकारी संगठन विकास और व्यवसायीकरण विकासों की सुविधाओं को प्रदान करते हैं एनजीओ। उसके बाद कह रहे हैं शिक्षा के साथ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, महिला और बाल विकास, जीवन की गुणवत्ता, सशक्तिकरण, शिक्षा और नागरिकों के बारे में जागरूकता भी शामिल है। देखिए दोस्तों, एनजीओ शिक्षा के साथ तो वे करते ही करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को हम क्या करेंगे कि हर विकास के ऊपर या हर विकास किसके ऊपर निर्भर है, केवल शिक्षा के ऊपर निर्भर है। शिक्षा के बिना आप कोई भी विकास नहीं कर सकते, ना ही किसी विकास को आप कर सकते हैं, ना ही हो सकता है, और कोई भी विकास आपका सफल नहीं होगा जब तक शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा। तो शिक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और महिला और बाल विकास, जीवन की गुणवत्ता, सशक्तिकरण, शिक्षा और नागरिकों के बारे में भी जागरूकता शामिल है, जो एक क्या करता है एनजीओ करता है। या एनजीओ किस किस में भूमिका निभा रहा है, आर्थिक विकास में भूमिका निभाता है, सामाजिक विकास में भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास में क्या होता है, देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चे होते हैं या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो क्या है ना तो पढ़ाई के लिए पैसा दे सकते हैं, ना ही कमा सकते हैं, उनके लिए मुफ्त शिक्षा देता है, उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। सामाजिक विकास यानी कि सभी व्यक्तियों के, सभी वर्ग के लोगों को एक कार्यक्रम में सभी की सहभागिता, समान अवसर कर देता है उनको। महिला और बाल विकास, महिला के लिए उनके क्या है, उनके अधिकार, या बाल विकास का मतलब है कि बाल विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उन सभी के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। एक जीवन की गुणवत्ता, सशक्तिकरण, समाज, शिक्षा और नागरिकों के बारे में जागरूकता भी करता है। ये इनकी भूमिका निभाता है इन चीजों में। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण, सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्रदान करने की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद उनके लिए रोजगार प्राप्त कराते हैं, रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण यानी कि ऐसा वातावरण जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तियों को बाधा ना पहुंचे, बाधा रहित वातावरण जिसे बोलते हैं, अवरोध मुक्त वातावरण, दोनों बातें की है, उसका निर्माण करते हैं ताकि व्यक्ति क्या है, सुरक्षित रहे और उनको क्या है, एक सुरक्षित समाज और वातावरण मिल सके। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, संयुक्त पुनर्वास केंद्र जो दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। तो एनजीओ देखिए दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है और बहुत ज्यादा इंडिया में ये काम कर रहा है। हमारे भारत में अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। सर ये शिक्षा में ही कर रहा है या दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए कर रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उद्योग के क्षेत्र में एनजीओ बहुत आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी। अगर एक सेवा के रूप में अगर बात करें ना, तो एनजीओ से ज्यादा कोई भी सेवा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं संयुक्त पुनर्वास केंद्र जो दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने की भूमिका निभाते हैं। ठीक, उसके बाद है, इसके माध्यम से शिक्षा सहायक सेवाएं छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि एनजीओ के माध्यम से क्या है, शिक्षा सहायक सेवाएं, यानी कि शिक्षा हो गई, सहायक सेवाएं हो गई, दिव्यांग छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मुक्त शिक्षा प्रणाली यानी कि हमारे कुछ विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं या छात्र हैं, उनके लिए क्या करते हैं, अब किसी भी एनजीओ में रह रहे हैं, वो उनको आवास मिल रखा है, लेकिन अब उस एनजीओ में उन्हें एक स्ट्रक्चर नहीं मिल पाया है, उसके लिए क्या है, मुक्त शिक्षा प्रणाली से हम जोड़ देंगे ताकि वह किसी भी एक शैक्षणिक संस्थान से अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। दूरदर्श शिक्षा, अगर बच्चा कहीं दूर जगह पर है, दूर स्थान पर है, उसका घर या आवास और वह आसपास में कॉलेजेस नहीं है, उसके लिए दूरदर्श शिक्षा का हम प्रावधान कर सकते हैं। विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल में देखिए दोस्तों, वैसे तो समावेशी समाज का, समावेशी शिक्षा का अभी टाइम है। ठीक है, तो विशेष स्कूल की तो हम बात नहीं करेंगे। गृह आधारित शिक्षा यानी कि गांव में या ऐसे समुदाय में जाकर जहां पर क्या है, ना स्कूल है, ना विद्यालय है, ना पुनर्वास केंद्र है, ना शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, गृह आधारित शिक्षा देकर जा सकते हैं। और भ्रमणकारी शिक्षक, ठीक है, रिसोर्स टीचर जो होता है हमारा, भ्रमणकारी शिक्षक, समुदाय आधारित पुनर्वास व व्यवसायिक शिक्षा के जरिए शिक्षा प्रदान करने
कार्य करते हैं या शिक्षा प्रदान करने में भूमिका निभाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों, एनजीओ गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान कर संगठन आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज बनाने में सहायता करते हैं। जैसे कि आप गरीब अनाथ यानी कि गरीब बच्चों से मतलब ये हो गया बहुत ज्यादा परिवार क्या उनकी आर्थिक स्थिति गरीब है, ठीक है, बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे स्ट्रीट चाइल्ड जिन्हें बोलते हैं, और फंड्स जिनके माता पिता या कोई नहीं होता, तो भी क्या है एक एनजीओ ऐसी चीज है जो उनको स्वीकार करता है उन बच्चों को और समान भागीदारी के अनुसार और सभी उनको अधिकार प्राप्त कराता है, सभी अधिकार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें शिक्षा प्रदान का संगठन एक बनाता है उन सबका और आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज बनाने में भूमिका प्रदान करता है। किन किन की? गरीब बच्चों की, अनाथ बच्चों की, ठीक है, जो शिक्षा नहीं ले सकते या जिनका कोई नहीं है, बेसहारा बच्चे हैं, उनको क्या है शिक्षा प्रदान करने के बाद संगठन एक टिकाऊ समाज बनाने में भूमिका प्रदान करता है। उसके बाद है दोस्तों शैक्षिक समस्याओं का अन्वेषण करना, उपचार कर कार्यक्रम लागू करना, यानी कि किसी भी प्रकार से अगर शैक्षिक समस्या आई है शैक्षिक कार्यक्रम में तो क्या है उस समस्या का अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों खोज करना, ठीक है, अन्वेषण करना। उपचार करने का मतलब होता है कि कोई भी समस्या है समाधान उसका उपचार क्या होगा, तो उपचार कर कार्यक्रम को लागू करने की भूमिका निभाते हैं एनजीओ। तो दोस्तों ये हमारे सरकारी हो गए और ये हमारे गैर सरकारी एजेंसियों की जितनी भी भूमिका थी मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से आपको ये इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी का तो आप कर ही देंगे, बस इन पॉइंट्सों को याद रखना किस प्रकार से इन्होंने गैर सरकारी और सरकारी संगठनों ने कैसे भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम फर्स्ट ईयर के हो चुके हैं, हमने वीडियो तो कंटिन्यू रखनी है ना, क्लास तो कंटिन्यू करना है ताकि हमारे आने वाले एग्जाम्स में क्या हो सके, बेहतर तैयारी हो सके। इसलिए हमें लर्निंग छोड़नी नहीं है अपनी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हो गए फिर फटाफट सो गए, अब देखना ही नहीं है, लेकिन लगातार करते रहना है इसको, थोड़ा कम स्तर पर, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी पढ़ाई को प्रारंभ यानी कि सुचारू रूप से चलाए रखना है ताकि आने वाली परीक्षा में हम सशक्त और अच्छे से तैयार हो सके और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ाई को रोकना ना है, नहीं रोकने का मतलब ये हो जाएगा कि हमने खत्म कर दिया या बंद कर दिया, फिर क्या होगा, परीक्षा के पास में जाकर हमको फिर दिक्कत होगी कि ये टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक नहीं है। अभी से अगर हम क्या करेंगे, अपने आगे की पढ़ाई को या आगे के पेपर्स को अगर रिविजन करते हुए चलेंगे, तैयार करते हुए चलेंगे, टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आगे के एग्जाम के लिए भी हम अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और जिन दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें, आपको प्रत्येक पेपर का एक एक टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर का परेशान ना हो, और जो फर्स्ट ईयर वाले भी है वो भी परेशान ना हो, किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच।